Good evening, everyone. So, today we are going to talk about the strategy for the 7 months. बिकॉज अब आपको पता है कि गेट के पेपर में अप्रोक्सीमेटली आपके 7 मंथ्स रह गए हैं. जून खत्म होने वाला है, देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी में आपका गेट का पेपर होगा. और अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तैयारी शुरू करने लगे हैं. क्यों? कॉलेज के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं. नाउ दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द गेट एग्जामिनेशन. तो जो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि क्या 7 महीने जो है वो सफिशिएंट है गेट का एग्जाम निकालने के लिए भी कि नहीं है, कि मैं लेट तो नहीं हो गया. तो यस, इट इज पॉसिबल टू क्रैक द गेट एग्जाम इन 7 मंथ्स ऑल्सो. लेकिन 7 महीने में अगर आप अंडर अंडर 100 रैंक एम कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिना प्लान या बिना स्ट्रेटेजी के 7 महीने में करना मुश्किल है. लेकिन अगर आप सही गाइडेंस, सही स्ट्रेटेजी और सही प्लान के साथ तैयारी करेंगे तो अंडर 100 रैंक लाना बहुत डुएबल है 7 मंथ्स में भी, अगर आप गेट के लिए अपेयर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं तो इसी वजह से मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपके लिए सामने अभी आपको दिखेगा पूरा वीडियो, ताकि आप लोग जो है अपनी प्लानिंग के साथ तैयारी करें, फालतू में बेवकूफों की तरह तैयारी ना करें और 7 महीने भी बर्बाद कर दे और गेट भी ना क्वालिफाई हो. क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कुछ बच्चे सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका अंडर 100 रैंक नहीं तो छोड़िए, गेट क्वालिफाई भी नहीं होता. कुछ बच्चे हैं जो उन्हीं टीचर से पढ़कर, उतने ही घंटे पढ़कर, उतने उसी रिसोर्सेज को फॉलो करके अंडर 100 रैंक जो है वो ले आते हैं. ऐसा क्यों है? क्या उनकी इंटेलिजेंस में फर्क होता है? नहीं सर, मैं तो नालायक था इसलिए नहीं निकला, वो इंटेलिजेंट था. या उनके हार्डवर्क में फर्क होता है? ये क्या डिफरेंस क्या है जो ऐसा होता है? सो देर इज अ स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट, देर इज अ प्लान बिहाइंड इट. ऐसा क्यों होता है? सो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे दैट व्हाई इट इज सो, कि सेम टीचर, सेम रिसोर्स, सेम स्टडी आवर्स, कुछ जो है अंडर 100 ले आते हैं, कुछ जो है वो बेयरली क्वालिफाई कर पाते हैं एग्जाम को. सो आई टेल यू द क्रक्स जो मैंने सीखा है. इन चीजों को लेके मैं रोज वीडियोस बना रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर. देखो क्या है, जब हम लोग स्टूडेंट थे ना, गाइडेंस मिलना बहुत मुश्किल था. तब ये यूट्यूब एंड अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे. ऑफलाइन छोटी छोटी कोचिंग्स होती थी, थोड़ा सा वहां से पढ़ के खुद मेहनत करके एग्जाम निकाले जाते थे. अब आपको अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म सब कुछ एक ही जगह पे देता है, फ्री में यूट्यूब पे गाइडेंस मिलती है, प्लेटफॉर्म पे सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, दैट टू सच अ स्मॉल फीस. तो अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. हमें गाइडेंस चाहिए होती थी, हम लोग रिसोर्सेज जुगाड़ लगाते थे, फोन करते थे, वो रे भैया वो आपके दोस्त ने सुना आईएएस निकाल लिया, क्या 5-10 मिनट उनसे बात हो सकती है सिर्फ गाइडेंस के लिए? 10 मिनट बड़ी मुश्किल से मिलते थे किसी से बात करने के लिए. हम तो आप लोगों को जो लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है एज अ स्टूडेंट, इतने सालों से जो पढ़ा रहे हैं, इतने टॉपर्स बनाए, इतने बच्चे सिलेक्ट करवाए हैं, उस सब का क्रक्स, जो फेल हुए उनकी कहानियां, जो सिलेक्ट हुए उनकी स्टोरीज, सब कुछ जो क्रक्स है मैं आपको बार बार दिए जा रहा हूं यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से. तो प्लीज सारे वीडियोस को देखिए, बिकॉज हर वीडियो में आपके सीखने के लिए कुछ ना कुछ है. मैं कोशिश कर रहा हूं जो मैं गाइडेंस दे रहा हूं वो रिपीट ना हो डिफरेंट वीडियोस में, ऑल्दो ओवरलैपिंग आती है, बट आई ट्राई टू कीप इट एज मिनिमम एज पॉसिबल. इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ यही वीडियो देखने आए हैं कि अब वो तैयारी शुरू करने लगे हैं, उनको 7 मंथ की स्ट्रेटेजी चाहिए. तो उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में वीडियो में समझाऊंगा कि प्लानिंग होगी कैसे. तो एक एवरेज स्टूडेंट या मीडियोकर में और एक टॉप रैंकर में फर्क कहां आता है? फर्क आता है प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में. तो जो सबसे पहला पॉइंट मैं बताने लगा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले ही उसको लिख लीजिएगा. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉल पॉइंट बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पढ़ते दोनों ही है. फर्क कहां आता है? जो आपका एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो पढ़ता है, वो पढ़ता है, वो पढ़ता है और लास्ट में पैनिक हो जाता है. तो सर टॉपर क्या करता है, उसका क्या डिफरेंट है? देखो ये चीज मैंने कई बार बोली है. अभी आप YouTube पे पढ़ रहे हैं तब भी मैं रोज बोल रहा होता हूं आप लोगों को. नेटवर्क जो कोर्स मेरा चल रहा है पूरा का पूरा, जो मेरे से क्लास में पढ़ रहे हैं प्लस में, वहां भी मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि अगर आप जो आज पढ़ा है आपने, अगर आप वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो कल की क्लास में मत आना.
बिना रिवीजन के पढ़ाई नहीं करते हैं। अब मैं वही कहता हूं ना, लकीली जो मैंने तैयारी करी, जो मैंने पढ़ाई करी, मेरी स्टडी हैबिट्स जो थी वो अच्छी थी। वो तो अब समझ में आता है कि वो सारी अच्छी हैबिट्स थी, इसी वजह से निकल भी गए एग्जाम। तो वो जो हैबिट्स थी, आई वांट यू टू इनकलकेट। हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बार बार बोल सकते हैं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट। जब अगले साल दोबारा तैयारी करोगे फिर वही करोगे। तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड पहली चीज होती है उसकी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आपने आज क्लास करी, क्लास के बाद आप उसको रिवाइज करिए। सपोज आपने 5 आवर्स पढ़ा, आज क्लास करी 5 घंटे की, उसके बाद आपको उसको रिवाइज करना ही करना है। एंड रिवीजन डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 5 to 6 आवर्स की क्लास को रिवाइज करने में मात्र 1 घंटा या उससे भी कम टाइम लगता है। तो आप हर रोज स्टडी करने के बाद रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस कहां से करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे बड़ा रिसोर्स है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी ये चीज समझाई थी डिटेल में। जो बच्चे अब तैयारी करने की सोच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपकी तैयारी के लिए आपका पीवाईक्यूज है, प्रैक्टिस के। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने नेटवर्क शुरू किया, आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ा, टॉपिक चल रहा है बेसिक्स का। आप रोज पढ़िए, क्लास करिए, उसको रिवाइज करिए। जैसे ही पहला सब्जेक्ट खत्म होगा, आपका पहला टॉपिक, आपका दूसरा टॉपिक, सपोज मैंने स्टार्ट किया टू पोर्ट। अब आप क्लास कर रहे हैं, उसके बाद इसको रिवाइज कर रहे हैं, और फिर अब इसके पीवाईक्यू स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टॉपिक खत्म हो चुका है। आपको पीवाईक्यू की बुक्स में टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो है पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। सो आप स्टडी कर रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं, अब आप प्रैक्टिस साथ में शुरू कर देंगे। ऐसा करते करते आपने एक नेटवर्क सब्जेक्ट खत्म कर लिया, अब आपका दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। जैसे ही दूसरा स्टार्ट हुआ, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके उसका टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद अगर आपने 1 आवर का टेस्ट दिया है तो एटलीस्ट 1 आवर स्पेंड कीजिए उसके एनालिसिस में। एनालिसिस कैसे करते हैं मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, आपको पता होगा। अदरवाइज फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना कुछ एक्सप्लेन करूंगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, प्रिपरेशन प्लान बता रहा हूं, जो आगे चल के पूरा समझाऊंगा धीरे धीरे। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यही टॉपर्स करते हैं, यही हम लोगों ने किया था, यही हमारे स्टूडेंट जिनको हमने गाइड किया और टॉप रैंक लाए, उन्होंने भी यही सब कुछ किया। स्टडी, दैट इज क्लास, रिवाइज, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस। नेक्स्ट सब्जेक्ट, क्लास रिवीजन, पीवाईक्यूज, टेस्ट, एनालिसिस, next. That's how you do it. When you do the analysis, make a error notebook. आप एनालाइज कर रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद टेस्ट दिया, कुछ क्वेश्चन गलत हुए। क्यों गलत हुए? कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थी, किस टॉपिक का कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई, कॉपी के पीछे लिखिए, एरर नोट बनाइए। मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा था, क्यों? मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, लिखिए वहां पे नेक्स्ट टाइम रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। जो आपकी एरर है वो सारे लिखिए। आफ्टर राइटिंग एरर, मेक अ एरर लॉग बिहाइंड द नोट्स इन द कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करें, पहले उस एरर नोटबुक को पढ़िए और फिर अपनी रिवीजन स्टार्ट करिए। सो ये फर्क है, ये आप लिख लीजिए, भले आप एक चार्ट पे लिख के अपने सामने लगा दीजिए। क्लास, नेक्स्ट स्टेप रिवीजन, प्रैक्टिस ब्रैकेट में पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस लिख लीजिए। सो सबसे तो ये आई थिंक सबसे पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक व्हेन दे हैव लेस टाइम, 7 महीने हैं, 6 महीने हैं, 5 महीने हैं, कम समय में तैयारी शुरू कर रहे हैं, और सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं, बार बार सिलेबस को देख के घबरा रहे होते हैं। अरे कितना सिलेबस बचा है, कितना सिलेबस बचा है। ऐसे मत देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए, हाउ मेनी मार्क्स कैन आई कलेक्ट। सर मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये है कि हमारे गेट के पेपर के एनालिसिस में आप अक्सर जगह जगह देखेंगे, एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, द 80-20 रूल। व्हाट इज द 80-20 रूल? ये मैंने आपको ही बता दिया, ठीक है। व्हाट इज द 80-20 रूल? 80-20 रूल कहता है 80% ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम द 20% ऑफ द सिलेबस इन द गेट एग्जाम। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगता है, इतना नहीं है, बट हाँ काफी हद तक सही भी है। एक्चुअली आपके ना कुछ टॉपिक्स बहुत हाई वेटेज के हैं, जहां से हर साल रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप वो कर ले तो आप मैक्सिमम खत्म कर देंगे। कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इजी हैं और उनकी वेटेज भी ज्यादा है, आप पहले उनको कवर करिए, ताकि आपका एक बड़ा पोर्शन पहले जो है वो कवर हो। तो ऐसा ना करें आप
कि आप 40 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं एक डिफिकल्ट टॉपिक में जिसके 2 मार्क्स की वेटेज है, और कोई 5 घंटा देके हम लोग बहुत इजी से टॉपिक से 8 मार्क्स ला सकते हैं। आप वो छोड़ के 40 घंटे वाला कर रहे हो और लास्ट में ये होगा कि सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ, हाई वेटेज टॉपिक भी खत्म नहीं हुआ और हम सोच रहे हैं ये क्या कर दिया हमने। तो इस वजह से ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 80-20 रूल की, बट बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द 80-20 रूल, मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। बेटा, आपका जो ऑफर है फ्लैट 60% ऑफ का सारे गेट सब्सक्रिप्शन पे प्लस फ्री एक्सटेंशन, ये ऑफर जो है ये कुछ लिमिटेड समय के लिए ही है, जिसमें आप गेट की प्रिपरेशन 8499 में शुरू कर सकते हैं। यस, इट्स वेरी चीप। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, यस, अनअकैडमी हैज मेड द एजुकेशन पॉसिबल फॉर एवरीवन irrespective of your फाइनेंशियल कंडीशंस। हम लोग जब थे, हमारे टाइम पे इससे 3 4 5 गुना ज्यादा फीस हुआ करती थी, हम लोग दिया करते थे। तो अब तो अनअकैडमी ने इतना कम कर दिया है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को कोचिंग करनी ही चाहिए ताकि आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ पाए। तो लेकिन ये प्राइस जो है ये सिर्फ 30th तक है। 1 जुलाई से 6,000 रुपीज का प्राइस हाइक होगा, तो इसमें 6,000 जोड़ लीजिए, 14,499 आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस हो जाएगा। तो हो सकता है उससे भी ज्यादा हो, 60% ऑफ का पता नहीं कितना ऑफ बचे, पर अभी तो बहुत ज्यादा ऑफ चल रहा है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो इससे पहले ले लीजिएगा। और ये 60% ऑफ जिसपे इतना प्राइस है, इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज, मतलब यू कैन यूज द कोड आदित्य मैक्स। अगर ये कोड यूज किया, पेमेंट करने के बाद कोड लगाएंगे, पेमेंट करेंगे, एक पेज आएगा उस पर लिखा होगा पेमेंट डन, इतनी इतनी इतनी, कोड यूज्ड आदित्य मैक्स, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जैसी क्लास में पहले दिन मुझे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, मैं बता दूंगा मुझे स्क्रीनशॉट कहां भेजना है, मैं आपको एक अलग से सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में फिर ऐड करता हूं। तो आप ये ऑफर अवेल कर लीजिएगा अगर आप तैयारी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं गेट 2027 के। इफ यू आर सीरियस, प्लीज अवेल दिस ऑफर और सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लीजिए। अभी बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, युगांतर और महावीर बैच, आप इन बैचेस को भी जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे 2026 के टॉपर्स हैं, ये हमारे ईएससी के टॉप रैंकर्स हैं। अनअकैडमी में 3 तरह की सब्सक्रिप्शन है, बेसिकली 2 ही नजर आएंगी आपको, प्लस इसमें सब कुछ मिलता है। टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, स्ट्रक्चर पीडीएफ होते हैं, सब कुछ है। देन द नेक्स्ट हायर लेवल सब्सक्रिप्शन इज आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या है, आपको एक मेंटोर मिलता है 1:1 मेंटरिंग के लिए। आपको पूरे के पूरे फिजिकल नोट्स, इतने बड़े नोट्स होते हैं पूरे फिजिकल, एंड दे आर एक्सीलेंट हाई क्वालिटी नोट्स ऑफ अनअकैडमी, वो आपको होम डिलीवर करवाए जाते हैं विद इन 15 डेज। आपका आस्क डाउट फीचर मिलता है, ये सब आपको मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। देन देयर इज अनदर सब्सक्रिप्शन दैट इज कॉल्ड एज आइकॉनिक प्रो और सुपर 30। वो बहुत लिमिटेड एजुकेटर्स के क्या है, वो हमारा अपना बैच है, सुपर 30 बैच मेरा बैच है, जैसे उसको मैं मेंटर करता हूं, उसको मैं हैंडल करता हूं उस बैच को। ठीक, वो जो बैच है वो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो मैं ही, एजुकेटर ही आपको देगा। तो उसके लिए गूगल फॉर्म नीचे डला होगा, इंटरेस्ट फॉर्म, उसको फिल कर दीजिएगा। टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, मेरे से बात करवाएगी, देन ओनली यू कैन ज्वाइन दैट बैच और परचेज दैट सब्सक्रिप्शन। तो वो आपको सीधा नहीं मिलता है। ये आपको मैंने बता दिया। आइकॉनिक वाले इस तरह से मेंटर के साथ स्लॉट बुक कर सकते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। आइकॉनिक जो प्रो है ना, वो सुपर 30 बैच खत्म हो गया था, अभी फिर एक खुला है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा थोड़ी देर में। अभी हम बात करते हैं काम की। सो नाउ कमिंग बैक टू 80-20 रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा। आपको सब्जेक्ट्स डिवाइड करने हैं। सबसे पहले कैटेगरी ए में आप वो सब्जेक्ट उठाइए जो आसान है और हाई वेटेज के हैं। मैं आपको बता रहा हूं, गेट में 50 60 70 मार्क्स का पेपर तो बहुत आसान है। इजी सब्जेक्ट, स्कोरिंग वेटेज, पोर्शंस, इतने कम समय में आप 60 70 मार्क्स कवर कर ले जाएंगे, इतना इजी है। और स्पेशली जब आप थोड़ा लेट तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पहले हाई वेटेज सब्जेक्ट्स इजी वाले निपटाने हैं कि लास्ट में अगर टाइम ना भी बचे तो कोई 2 4 5 6 8 मार्क्स का छूट भी गया और वो भी इतना टफ, वो वैसे ही बच्चे पढ़ के नहीं कर पाएंगे। तो वो आपको प्लान करके चलना है कि ऐसा ना हो आप फालतू वाले टॉपिक पहले कर रहे हैं। तो आप कैटेगरी ए में रखिए हाई वेटेज प्लस इजी, मास्टर दीज फर्स्ट, मैक्सिमम रिटर्न ऑन एवरी आवर इन्वेस्टेड। देन गो टू कैटेगरी बी, हाई वेटेज है लेकिन टफ है। इन्वेस्ट टाइम हियर आफ्टर कैटेगरी ए, हाई रिवॉर्ड डिस्पाइट एफर्ट। क्योंकि अगर वेटेज ज्यादा है तो आप मेहनत कर रहे हैं, टफ है, आपने सीख लिया, मार्क्स भी तो आएंगे ना वहां से, क्वेश्चन बन जाएंगे। एंड देन कैटेगरी सी, अगर आपसे नहीं भी होता कैटेगरी सी तो आप छोड़ सकते हैं। कैटेगरी सी में आपके पास लो वेटेज प्लस डिफिकल्ट रहते हैं कि टफ टॉपिक है, सिलेबस बहुत बड़ा है, पेपर में कुछ भी मार्क्स का पेपर नहीं आएगा, 2 4 मार्क्स के वहां से क्वेश्चन आने हैं, आप उसको डिले कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए कैटेगरी वाइज डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉब्लम ये होती है कि भैया पता कैसे लगे, क्योंकि
या तो आप एनालिसिस कर लीजिए तो आपको पता लग जाए। अदरवाइज इसीलिए क्या है ना, आपको एक मेंटर की जरूरत रहती है। मैं वही कहता हूं, आपको एक मेंटर की जरूरत रहती है जो आपको गाइड कर सके। इसीलिए मतलब मैंने दोबारा से अपना सुपर 30 खोला है। बच्चे बार बार बोल रहे थे, बैच खत्म हो चुका था, फुल हो चुका था, अब एक और सुपर 30 खोल रहा हूं। ऑल्दो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज एक्चुअली, पर ठीक है, ये लास्ट बैच होगा इस साल का। इसके बाद सुपर 30 दोबारा नहीं लाऊंगा मैं अपना, ये लास्ट टाइम मैं ला रहा हूं। मेरा जो सुपर 30 बैच है उसमें मैं आपसे जूम कॉल पे 1:1 मेंटरिंग करता हूं, बच्चों के साथ बताता हूं क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे रिमूव करना है, इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे, कहां से करिए, कहां से पढ़िए, क्या कर सकते हैं। I mentor you throughout the year. So just imagine a situation: the person who has qualified all the examinations, cracked engineering services 2 times back to back with top ranks, cracked GATE, PSU. I have been teaching students for so many years. जिस आदमी ने इतना कुछ किया हुआ है, अगर वो आपको मेंटर करेगा और बताएगा कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन से हाई वेटेज टॉपिक है, कहां से क्या करना है, आपका टारगेट स्कोर इतना तो अपन ऐसे कर लेते हैं। व्हेन वी डू ऑल दिस थिंग्स इट बिकम्स वेरी इजी। उनके खुद करना मुश्किल होता है। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, इंटरेस्ट फॉर्म नीचे होगा, उसको भर देना, टीम को बोलना मेरे से बात करवाएं, देन यू कैन डिस्कस ओवर अ कॉल विद मी एवरीथिंग दैट यू वांट टू डिस्कस। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 7 मंथ्स परफॉर्मेंस फॉर्मूला क्या है। ये कोई टाइम टेबल नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस सिस्टम है। एंड जो अंडर 100 रैंक लाना चाहते हैं अभी भी, आपके लिए यही एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले जो 2 महीने हैं उसमें आप फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। इजी टॉपिक्स उठाइए, वो टॉपिक्स जो फाउंडेशन है पूरे के पूरे आपके इंजीनियरिंग की, उनको उठाइए। फॉर एग्जांपल नेटवर्क एनालिसिस से शुरू करिए, हाई वेटेज हाई रिवॉर्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू गेट यूटिलाइज्ड इन अ लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। इस तरह के सब्जेक्ट उठाइए ताकि शुरू में मोमेंटम बने। इजी टॉपिक्स, हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। देन आप एक्सेलरेशन फेज में जाइए। इसके बाद नेक्स्ट 3rd और 4th मंथ में, 3rd और 4th मंथ एक्सेलरेशन फेज होगा। वहां पे आप नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा ज्यादा कवर करेंगे एंड कोशिश करेंगे 4th मंथ के एंड तक आप कम से कम 70 to 80 मार्क्स का गेट का सिलेबस कवर कर चुके होने चाहिए। एंड इट्स वेरी इजी डूएबल, बहुत आसानी से होता है। मंथ 5 इज इंटीग्रेशन फेज। इसमें इंटीग्रेशन फेज में हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन शुरू करते हैं पुराने पुराने सब्जेक्ट्स की। 3 सब्जेक्ट रिवाइज किए, टेस्ट सीरीज में सब्जेक्ट जो होते हैं 3-3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज भी हैं, आप वो टेस्ट सीरीज देना शुरू करेंगे। अब आप क्या सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हो और इंटीग्रेट किए जा रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं एंड स्टिल यू आर कंप्लीटिंग योर सिलेबस। देन 6th and 7th मंथ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 7th मंथ जो है यानी जनवरी, वो पूरा का पूरा सिर्फ रिवीजन में जाएगा और टेस्ट सीरीज में आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, कोई रिसोर्स को हाथ नहीं लगाएंगे। जो आपने पढ़ रखा होगा आप सिर्फ उसको रिवाइज कर करके याद करेंगे, फॉर्मूला लिस्ट, शॉर्ट नोट्स, आप उसी को देखते रहेंगे जनवरी में। और टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, बार 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 टेस्ट सीरीज देंगे, ताकि आप इतने कंफर्टेबल हो जाए टेस्ट सीरीज दे देके कि जब आप गेट के एग्जाम में जाके बैठे तो आपको ऐसा फील ही ना आए कि कुछ नया है। अरे ये तो रोज ही कर रहा हूं मैं। एंड यू गेट सो मच यूज टू द टेस्ट सीरीज कि आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं, कैलकुलेशन एरर्स है, प्रेशर के अंडर मिस्टेक्स हो रही हैं, वो सब खत्म हो चुकी होती हैं। 6 इज द टेस्ट इंटेंसिवली, मतलब 6 मंथ्स पे हम टेस्ट भी देते हैं, हम रिविजन्स भी करते हैं, हमारे कोई टॉपिक्स बचे होते हैं हम उनको भी खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है। दिस इज द प्लान दैट यू हैव टू फॉलो। ओवरऑल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया है जो आपको फॉलो करना है अगर आप अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो। सो देखिए डेली रूटीन क्या है। मंथ 1, मंथ 3 and 4 की बिल्डिंग के नॉर्मल, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं, अपने हिसाब से आप ट्वीट कर सकते हैं। आपको 5 to 6 आवर्स लर्निंग करनी है, वरना सिलेबस खत्म नहीं होगा। सर 5 to 6 आवर्स लर्निंग मतलब आपको सिलेबस जो क्लास करनी है वो 5 to 6 आवर्स की करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने क्या किया, सपोज कंट्रोल चल रहा है, राउथ हुआ क्लास में, राउथ हॉर्विट्ज पूरा नहीं लिख रहा, राउथ हुआ क्लास में, आपने राउथ की क्लास करी 5 to 6 आवर्स की। फिर आप इसको रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बोला हार्डली टेक 1 आवर। ये आपका हो गया 6 to 7 आवर्स। अब अगर इससे पहले कोई टॉपिक आपका खत्म हो गया हुआ है, उसके आप PYQ करेंगे 2 आवर्स। ये आपका रोज का प्रोसेस होना चाहिए। 5 to 6 आवर्स क्लास करेंगे, उठेंगे, चाय वाय पियेंगे, अपना सुबह उठे क्लास करने बैठ गए, फिर उठे चाय वाय पी, अपना घूमे फिरे, उसके बाद 1 घंटा उसकी रिवीजन करी जो पढ़ा था, शॉर्ट नोट्स बनाए, फॉर्मूला लिस्ट बनाई, वो मैं बताता हूं ये आपको फिर उसके बारे में भी। एंड देन फिर एक रिवीजन करने के बाद फिर थोड़ा सैर वैर करी, फिर आप लोग PYQ करने बैठ गए। दिस इज द प्रोसेस दैट यू विल बी फॉलोइंग एवरी डे। 5 to 6 आवर्स लर्निंग,
2 hours प्रॉब्लम सॉल्विंग, 1 hour रिवीजन. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. नाउ ये गोल्डन रूल्स है, जो बच्चे गलतियां करते हैं आप लोग मत करिएगा. इसी वजह से आप स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हैं मेरा, और मैं आपको समझा रहा हूं. शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे? जैसे आपने राउट खत्म कर दिया, अब आपका टाइम डोमेन एनालिसिस शुरू हो गया. जब आपका टाइम डोमेन एनालिसिस शुरू हो गया ना, आपने राउट पूरा पढ़ लिया, उसके पीवाईक्यू भी करने लग गए आप. अब आपको राउट के बारे में सब कुछ पता है, क्वेश्चंस भी आपने कर लिया. अब आपको आइडिया लग गया राउट में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी याद रखनी है, कौन कौन सी क्वेश्चंस में यूज होती है, कौन कौन सी चीजें मुझे भूल रही है. शॉर्ट नोट्स बना लीजिए. तब साथ में ही सब्जेक्ट के साथ साथ में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ, पिछला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ, पिछला टॉपिक, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए. सब्जेक्ट खत्म होने तक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाने चाहिए. दूसरा, टॉपिक के साथ साथ में ही फॉर्मूला लिस्ट बन जानी चाहिए. आपने क्लास करी आज, राउट पढ़ा, कोई फॉर्मूला आया, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन पढ़ा, फॉर्मूला आया ओमेगा सी का, ओमेगा आर, एम आर. फॉर्मूला लिस्ट तो क्लास के साथ रोज रिवीजन के टाइम भी बना लीजिए. कितने फॉर्मूले क्लास में एक दिन में होते हैं? 4-5, 2 फॉर्मूले, कभी तो एक भी नहीं होता है. कॉन्सेप्चुअल टॉपिक चल रहा है तो फॉर्मूला लिस्ट आपकी क्लास के साथ ही चलेगी. तो एक फॉर्मूला लिस्ट अलग, शॉर्ट नोट्स अलग. शॉर्ट नोट्स में भी फॉर्मूले दोबारा से आ जाएंगे, पर फॉर्मूला लिस्ट अलग से रखनी है आपको. देन सॉल्व पीवाईक्यूज एज पार्ट ऑफ लर्निंग, नॉट सेपरेटली. मैंने आपको बता दिया पीवाईक्यू पार्ट ऑफ लर्निंग होने चाहिए. मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आप मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है. आप टॉपर से बात करेंगे, वो कहेंगे हमने पीवाईक्यूज रिवाइज किए थे. सॉल्व तो बहुत दूर की बात है, मैंने भी किए थे. सो पीवाईक्यूज जो है ये आपके पार्ट ऑफ लर्निंग है. इसको साथ में लेके चलिए, इसको पार्ट ऑफ लर्निंग मान के चलिए, एक्स्ट्रा मत मानिएगा. एंड प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग ओवर कवरेज. मैंने क्या बोला? ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी लेक्चर देखे जा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे, सिलेबस 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 खत्म करने में लगे हुए हैं, एग्जाम ही नहीं निकलेगा. आराम से करिए. मैंने क्या बोला? 80 मार्क्स का सिलेबस कवर कर लीजिए. ढंग से करेंगे, आपका 70 मार्क्स भी आ गया, आप टॉप सिंगल डिजिट रैंक में पहुंच जाएंगे. तो आप अंडरस्टैंड करिए पहली बार जब पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे जाइए. इफ कॉन्सेप्ट्स आर गुड, यू कैन क्रैक एनी एग्जामिनेशन. हाई वेटेज टॉपिक पहले खत्म करिए ना. आपका इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस ही सारा सिलेबस खत्म, मैक्सिमम मार्क्स ले जाएगा. तो आप हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए प्रॉपर चलिए, ताकि आपको प्रायोरिटाइज करनी है अंडरस्टैंडिंग ओवर कवरेज. मंथ 3 एंड 4 मैंने आपको बोल दिया, एंटर एक्सेलरेशन मोड. आई टोल्ड यू आपको क्या करना है. मंथ 5 में थिंक इन मार्क्स नॉट सब्जेक्ट्स. मंथ 5 जब आएगा ना, आपको घबराहट होने लग जाएगी, अरे मेरा इतना सिलेबस बचा हुआ है. आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए मैंने कितने मार्क्स का कवर कर लिया, कितने मार्क्स का बचा हुआ है. बिकॉज अगर आप हाई वेटेज टॉपिक से चल रहे होंगे ना, तो मंथ 5 आते आते तक आप देखेंगे 70 मार्क्स का पेपर खत्म कर चुके होंगे. फिर आप बोले 30 मार्क्स का तो बचा है, मतलब तो बहुत महीने हैं. देन यू स्टार्ट डिवेलपिंग द कॉन्फिडेंस. अब मंथ 5 में मैंने क्या बोला? पुराने सब्जेक्ट्स जो पढ़े हैं उनको बीच बीच में रिवाइज करके शॉर्ट नोट से या फिर फॉर्मूला लिस्ट से आप 3-3 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज देना बीच बीच में स्टार्ट करेंगे, व्हेनेवर यू विल गेट टाइम. तो उस समय ये नहीं कहेंगे कि आज मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ूंगा ना, आप बोलेंगे आज मैं 10 मार्क्स इकट्ठे करूंगा. क्यों? कंट्रोल 10 मार्क्स का आएगा. सो दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. 10 मार्क्स का आज मैं रिवाइज करने वाला हूं, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. तो आपकी डेली एक्टिविटीज क्या रहेंगी मंथ 5 में? मिक्स पीवाईक्यूज अक्रॉस टॉपिक्स, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज. आज ट्रांजिएंट और नाइक्विज के कर लेता हूं क्वेश्चन, आज सीटीएफटी उठा लेता हूं और मॉसफेट उठा लेता हूं. इस तरह से करेंगे आप, ताकि आपका ओवरऑल कवरेज दिमाग चलना शुरू हो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में. क्योंकि अब आपको याद रखना स्टार्ट करनी है चीजें, भूलने लग जाएंगे अब आप. टॉपिक वाइज टाइम टेस्ट, वो आप हर टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो आप देते ही रहेंगे. फॉर्मूला रैपिड रिवीजन मैंने आपको बोला है. टारगेटेड वीक एरिया इंप्रूवमेंट, वो आप एरर लॉग बनाएंगे, उसको जब रिवाइज करेंगे लास्ट में जाके, तो उनको आप टारगेट करेंगे, जो आपके वीक एरियाज हैं वहां पे आप उसको टारगेट करना शुरू करेंगे. ठीक है. सो कोई नया रिसोर्स फॉलो नहीं करना है. बच्चों की ये बहुत बड़ी गलती होती है. वो जैसे क्या है, सपोज एक टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे से बात हो रही है, अरे मेरे सर ने तो मुझे ये पता, अच्छा तुझे ये एक्स्ट्रा करवाया, तू वो भी नोट्स दे दे, मैं वो भी पढ़ूंगा. अरे मैं उस टीचर के भी लेक्चर सुन लेता हूं, मुझे वहां से मैंने आज क्लास देखी थी, अच्छा लग रहा था. अच्छा, ये जो होता ही है ग्रुप में, कोई बच्चा क्वेश्चन डालता है किसी बुक का, सब बच्चे कौन सी बुक है, कौन सी बुक है, कौन सी बुक है. यार क्या करोगे? कल कोई और किसी बुक को डालेगा, तुम वो भी बुक खरीदोगे. रिसोर्स हॉपिंग नहीं करनी है. एक टीचर, अच्छा एजुकेटर कोई भी ढूंढिए, जिसका आपको समझ में आता है, जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता है, उसी को पूरा साल फॉलो करिए, आंख बंद करके. मान लीजिए यही सब कुछ है मेरे लिए. एक ही टीचर के उनके नोट्स फॉलो करिए और किसी के नोट्स मत फॉलो करिए. सिर्फ एक रिसोर्स फॉलो करना है, पीवाईक्यू और कुछ फॉलो नहीं करना है, बस. रिसोर्स हॉपिंग वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आपको लग भी रहा है कि किसी और ने कहीं कुछ एक्स्ट्रा करवाया था, मत करिए. सोचिए कि मेरे टीचर ने अगर नहीं करवाया, इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा, मुझे नहीं करना है. दैट्स इट. मंथ 6 में
जो कि रैंक डिसाइडिंग मंथ आपका शुरू हो जाता है। ये अब 6 और 7 ना डिफरेंशिएट करते हैं टॉपर्स और मीडियोकर्स को, यहीं पे रैंक बनते हैं। आपको 2-3 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, नहीं भी दे पाए कोई बात नहीं, मंथ 7 में भी जा सकते हैं अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हैं तो 3 घंटा उसका एनालिसिस करना है। जल्दी खत्म हो जाए तो बढ़िया है, पर टारगेट 3 का लेके चलिए। टेस्ट सीरीज का एनालिसिस बहुत जरूरी है। मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, पढ़ा होगा टेस्ट सीरीज एनालिसिस का, वो आप करिए। मोटा मोटा मैंने यहां लिख दिया है। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स चेक करनी है, नीचे पढ़ते लीजिएगा बाद में पॉज करके। कैलकुलेशन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, टाइम इश्यूज, ये सारा हर क्वेश्चन में एनालाइज करके पीछे लिख दीजिए। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी हो गया उनके भी आंसर पढ़िए टेस्ट सीरीज में कि हम लोगों ने आंसर क्या दिए थे। आपको हो सकता है आपने सॉल्व तो कर लिया पर आपका मेथड क्रूड था, लंबा था, उल्टा कान पकड़ा है, तो आपको पता लगेगा अच्छा मेथड क्या है, उसको भी लिख लीजिए कॉपी के पीछे। तो ये आप जो है एरर लॉग बनाइए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मंथ 7 जो है दैट इज ऑप्टिमाइजेशन मोड, प्रिसीजन ओवर पैनिक। घबराना नहीं है, याद रखना, आज मेरी बात लिख लो। जनवरी के महीने में आधे से ज्यादा बच्चे तैयारी छोड़ते हैं और टारगेट करते हैं नेक्स्ट ईयर का। जनवरी 2027 में मोर देन 50% स्टूडेंट्स विल से कि इस साल तो तैयारी नहीं हो पाई, गेट 2028 फोड़ दूंगा। हर बार यही होता है। ये जो माइंडसेट है ये नालायक बच्चों का है, मीडियोकर स्टूडेंट्स का है, इंटेलिजेंट बच्चों का नहीं होता है। उनको ये चीज पता है कि सब इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, सिलेबस बहुत वास्ट है, किसी को याद नहीं है, मैं पुश करूंगा और मैं जितना पढ़ूंगा लास्ट मंथ में वो याद रहेगा, ताजा पड़ा हुआ है, आता तो सब कुछ है, अब रिवीजन करते हैं। सो बेसिकली पैनिक मत करना, याद रखना सब पैनिक किए हुए हैं। इस पैनिक सिचुएशन में अगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर गया तो मैं एग्जाम निकाल जाऊंगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला रिवीजन। आप बार बार फॉर्मूला रिवाइज करिए, रैपिड रिव्यू करिए अपनी फॉर्मूला लिस्ट का जो मैंने आपसे शुरू में बनवाई बोला आपको। एरर नोटबुक को बार बार देखिए, जैसे आपने नेटवर्क रिवाइज करना है, कॉपी के पीछे एरर चेक किया क्या था टेस्ट सीरीज के टाइम, अब पढ़ते टाइम उन टॉपिक्स को जहां वीक थे, जहां कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हुई, जहां पे आपको लगता है प्रैक्टिस चाहिए, उन सब चीजों को कवर करते जाइए। पीवाईक्यू की रिवीजन करनी है। अगर आपने क्या किया होगा ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब आप क्लास के साथ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, सपोज राउत की बात करी थी हमने, राउत में आपने चेक किया 50 पीवाईक्यूज है, ठीक, तो आपने चेक किया 50 पीवाईक्यूज है राउत में। अब 50 में आप नोटिस करेंगे कि मुश्किल से आपको 5 से 10 ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, बाकी आप सब बना ले जाएंगे क्लास करने के बाद। इन 5 से 10 को आप टिक कर दीजिए, बाकियों को नहीं जो सॉल्व हो गए एक बार में, जो सॉल्व नहीं हुए। या कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, सपोज 10 नंबर क्वेश्चन था, आपने सॉल्व किया, सॉल्व तो हो गया, लेकिन उल्टे पुल्टे कान पकड़े और पीछे बड़ा प्यारा आंसर दिया हुआ है, उसको डबल टिक कर दीजिए। और अपनी नोटेशन याद रखिए, डबल टिक मतलब पीछे मुझे आंसर देखना है, सिंगल टिक मतलब मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था। अपनी नोटेशन बना लीजिए। लास्ट में सिर्फ उन पीवाईक्यूज को आप रिवाइज करते हुए जाएंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी। एंड मॉक टेस्ट मैंने आपको कहा देना ही है, आप हर हफ्ते में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिएगा जनवरी में, हर हफ्ते एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यही मैं आपको कह रहा हूं, स्टडी स्मार्ट, टेस्ट अंडर प्रेशर, बार बार अपने आप को फोर्स करिए, प्रैक्टिस डेलिबरेटली, एनालाइज करिए, इंप्रूव करिए, एंड देन फिर से स्टडी स्मार्ट। 3 नॉन नेगोशिएबल रूल है, याद रखिएगा। ये आज आप करेंगे जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, दे आर सो इंपॉर्टेंट, टॉपर्स हैव डन ऑल दिस थिंग्स, मैंने बताया उन लोगों ने किया, दे थैंक मी लाइक एनीथिंग। छोटी छोटी चीजें आप आज से इसको स्टार्ट करिए। प्रोडक्टिव आवर्स नॉट स्टडी आवर्स। मतलब सर मैं रोज 10 घंटे पढ़ रहा हूं सर, मेरा फिर भी सिलेबस कवर नहीं होता, मैं कुछ भी कवर नहीं कर पाता, प्रोडक्टिव आवर्स नहीं आ रहे हैं। सर ये मतलब क्या है? आप एक काम करिएगा ना, आज आज आप एक एक्सरसाइज करेंगे, कल से करिएगा। आप अगर आप वीडियो का जब भी देख रहे, डिपेंडिंग ऑन दैट, मॉर्निंग में आपने बोला सर मैं 10 बजे पढ़ने बैठता हूं, आप 10 बजे पढ़ने बैठ गए, आप टाइम लिखिएगा 10 AM। पढ़ रहे हैं, आपको 10:45 पे आपके दोस्त का फोन आ गया, आपने दोस्त से बात करी 15 मिनट, फोन रखा, अब आपको पता है 15 मिनट बात हुई, 11 बज चुके हैं, आपने 10:45 पे पढ़ाई छोड़ी थी और 11 बजे फिर से स्टार्ट करी। आप पढ़ रहे हैं, फिर अचानक अपने ख्वाबों में चले गए, अरे यार मैं पढ़ रहा हूं, अगर मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया, अरे मेरा इंटरव्यू होगा, अरे मुझे प्राइज मिलेगा, मैं तो किसी भी उसमें चला जाऊंगा, कितना बड़ा मजा आएगा ना, क्या होगा मेरे साथ, क्या लाइफ होगी मेरी। फिर आधे घंटे बाद याद आया, अरे मैं तो अपनी दुनिया में अलग ही खोया हुआ हूं। फिर आपने देखा टाइम 12 बजे हुए हैं, ओके, आधे घंटे से मैं अपनी दुनिया में था, मतलब 11:30 बजे पढ़ाई बंद करी थी मैंने, 12 बजे से फिर पढ़ाई चालू कर रहा हूं।
ऐसे करके नेट स्टडी आवर्स आप लिखेंगे, तब आप देखेंगे जो आप मुझे कह रहे थे ना सर मैं 10 आवर्स पढ़ रहा हूं, वो खींच के 5 आवर्स निकलेंगे। कर लेना, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड तुम कितना पढ़ रहे हो। फिर तुम अपने आप को पुश करोगे, अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है यार, फोन साइड पे रख के पढ़ाई करता हूं। मैं कर चुका हूं ना खुद, इसलिए बता रहा हूं। फोन दूर रख के पढ़ाई करूंगा, साइलेंट फोन नहीं देखूंगा अब मैं पढ़ाई में ध्यान दूंगा अब। You do that, you will see your productive hours will increase drastically. एंड वन इकोसिस्टम मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक ही टीचर, एक ही नोट्स पकड़ेंगे, एक ही पीवाईक्यू का सोर्स पकड़ेंगे, एक ही टेस्ट सीरीज पकड़ेंगे, कोई स्विचिंग नहीं करेंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और अपने स्कोर को ट्रैक करिए, नॉट एफर्ट, योर स्कोर इज योर फीडबैक, एफर्ट विदाउट मेजरमेंट इज जस्ट होप। रिमेंबर दिस थिंग। सो द माइंडसेट दैट चेंजेस एवरीथिंग। स्टॉप आस्किंग हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी, stop asking how much syllabus is left, stop asking which teacher is best, start asking how many marks am I collecting, ये पढ़ के मैं कितने मार्क्स का सिलेबस कवर कर रहा हूं, how much score potential remains, कितना स्कोर पोटेंशियल बचा हुआ है जहां से मैं ज्यादा मार्क्स खींच सकता हूं अभी भी, यानी कि इजी एफर्ट्स वाले। एम आई एग्जीक्यूटिंग कंसिस्टेंटली, क्योंकि बच्चे जोश में तो पढ़ते हैं पर थोड़े दिन के बाद वो जोश ठंडा हो जाता है। आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं कि कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ बनना, खरगोश मत बनना। कछुआ बनोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे, रेस निकाल ले जाओगे। लंबा सफर है गेट की तैयारी का, एग्जॉस्ट बर्नआउट नहीं होना है। एंड द फाइनल मैसेज दैट आई वांट टू टेल यू, you do not need motivation every day, you need system. I have already told you what is the system, how you have to apply it. You do not need to become extraordinary, you need to become consistent. Please remember, consistency is the key of qualifying the GATE or IS or any competitive examination which contains a lot of syllabus. Consistency is the key. मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं, you might not be motivated 100% of the time, but you can be consistent 100% of the time. So be consistent. ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं आई विश आई हैड स्टार्टेड अर्लियर। ये कौन से लोग हैं जो परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं? वेट मत करो, आज ही सब्सक्रिप्शन लो, आज से ही तैयारी शुरू करो। डू नॉट वेट फॉर द राइट मोमेंट। वेन एवर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दैट इज द राइट मोमेंट। आई एम ग्लैड आई स्टार्टेड ऑन टाइम, सेड बाय दोज हु ट्रस्टेड द प्रोसेस एंड शोड अप डेली। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट अस। मैं अभी लाइव भी पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, नेटवर्क आप पढ़ के क्लास में आके देख भी सकते हैं हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं। आप मेरे क्रैश कोर्सेज पढ़े हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। बट लेट मत करना, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा जो है आप अपना सिलेक्शन के चांसेस कम कर रहे हो। और आपको अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आईआईटी में जाना है, आईआईएससी बेंगलोर में जाना है, अच्छी जगह से कुछ करना है, तो जल्दी से गेट की तैयारी शुरू करिए, बिकॉज योर फ्यूचर रैंक इज बिल्ट बाय टुडेज एक्शंस। तो आज ही एक्शन लीजिए, तैयारी शुरू करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इफ यू हैव एनी क्वेरी, you can put it in the comment section down below. If you want me to make a video on a particular topic, please let me know. I'll be more than happy to help you out and make a video for you people. So I wish you all the best.